नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एनएमई कॉर्नर में। आज आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ YouTube पर लाइव। आज आपको बता दें कि कल कल की क्लास हमारे यहाँ 3 क्लासेस हुई हैं, जिनमें पहली क्लास थी हमारे यहाँ YouTube पर जो 9 बजे हुई है, दूसरी क्लास 2 बजे हुई है और तीसरी क्लास शाम को 8 बजे हुई है। तीनों में अलग अलग शेड्यूल के अनुसार क्लासेस ली गई हैं। अगर आपको हम बताएं तो जो 9 बजे क्लास ली गई है, जिस क्लास में आप अभी जुड़े हुए हैं, इस समय मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है, जहां पर हम 1923 तक 24 तक जो फेज था उस फेज की डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। उसके बाद तक की हमने चर्चा की थी। और दूसरी जो 2 बजे क्लास हुई थी, यहाँ पे हमने बात की थी उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में, जनरल इंट्रो आप उत्तर प्रदेश की बात की थी। और उसके बाद शाम में 8 बजे हमने आपसे करंट अफेयर पे बात की थी, करंट अफेयर प्रोग्राम में बात की थी, जहाँ पर हम 20-22 कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए थे। उस प्रश्न के आगे जो बेसिक डिटेल थी उसकी हमने आपसे चर्चा की थी। तो ये पूरी क्लास की शेड्यूल है। तो आज भी हम आपको बता दें, आज भी 9 बजे की क्लास आपकी चल रही है। 2 बजे की क्लास में यूपी स्पेशल की बात होगी और 8 बजे की क्लास में हम करंट अफेयर को लेकर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के प्रोग्राम, जिसमें हमें बात करना है कि आज के आधुनिक भारत के इतिहास पर, आधुनिक भारत के इतिहास पर। आधुनिक भारत के इतिहास में जब हमारी चर्चा चल रही थी तो हम अब तक आपसे बात कर चुके थे। क्या क्या हमने अब तक बात की थी? 1924 तक की सारी कहानी। जैसे आपको उदाहरण में आ रहा होगा, हमने बात किया था 1924 में बेलगांव अधिवेशन की, जो महात्मा गांधी की अध्यक्षता यहाँ पे की थी महात्मा गांधी ने। और देखेंगे 1924 के बाद जो, अच्छा इसके पहले हमने कुछ और महत्वपूर्ण बात की थी। इसके पहले हमने आपसे एक चीज और महत्वपूर्ण बात की थी, स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी के बाद हमने ही आपसे इसी वीडियो में हमारी चर्चा हुई थी आपसे कि जो खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया, उसके विरुद्ध में क्या क्या एक्टिविटी हो रही थी। एक बार हम पिछले वीडियो की समरी बहुत तेज़ी से आपके लिए कर देते हैं कि देखिए, हमने बताया था कि 1919 में खिलाफत मूवमेंट हो रहा है, 1920 में असहयोग आंदोलन हो रहा है। इन दोनों को जोड़कर बोलते हैं जुड़वा आंदोलन। उसके बाद 1921 में 1921-22 में आप देखेंगे मूवमेंट चल रहा है। 1922 में आपको याद होगा कि गया का कांग्रेस अधिवेशन होता है, जहां पर चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को पारित किया जाता है। और इसी बीच 1922 में आप देखेंगे चौरी चौरा कांड होता है। चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर में होता है, ये 1922 में होता है। 1922 के दिसंबर में गया का अधिवेशन होता है, जहां पर ये मांग की गई सरकार से कि हम सरकार में चुनाव लड़ें। तो कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया, कुछ कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, जिसका परिणाम हुआ कि 1923 में आते आते कांग्रेस में 2 मत बन गए, एक नो चेंजर, एक प्रो चेंजर। इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि एक पार्टी गठन होता है जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ये गठन होता है 1923 में। 1923 के बाद 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होता है, जहां पर महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता करते हैं और उन्होंने स्वराज पार्टी का समर्थन किया। इसके बाद देखेंगे 25-26, ये सब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं huई हैं। रचनात्मक कार्य चल रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ स्वराज पार्टी अपनी कार्य कर रही थी। समय आता है 1927 में। 1927 में कांग्रेस की मांग के अनुसार, या जितने भी डिमांड कर चल रही थी उस मांग के अनुसार, एक आयोग का, एक कमीशन का गठन किया जाता है। उद्देश्य क्या है कमीशन का? कमीशन का उद्देश्य ये था कि जो 1919 का एक्ट है, या इसे आप भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जानते हैं, ये 1919 का, या चिल्ड्रंस कोर्ट सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो 1919 का एक्ट है, इस एक्ट की समीक्षा की जाए कि इस एक्ट में जो कुछ कमियां रह गई हो उसकी समीक्षा करके भारतीयों में सुधार किया जाए, भारतीय नियम में, शासन में। ये पहला का ऑब्जेक्टिव था 1900, जिसके लिए कमेटी बनाई गई। और दूसरा जो था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो संवैधानिक बातें हैं, उनमें संवैधानिक सुधार के लिए सिफारिश करें। 2 उद्देश्य से 1927 में एक कमेटी बनाई गई। नाम अभी हम बता रहे हैं, बिल्कुल चिंता ना कीजिए। उद्देश्य क्या था? पहला,
1919 की कमी जो है उसे आप सुधार करें या उसकी समीक्षा करें। दूसरा क्या है, जो संवैधानिक सुधार के लिए आप सही दिशा बताएं। और इस कमेटी को जो कार्यभार सौंपा गया, उस कमेटी में टोटल 7 लोग थे। कितने मेंबर हैं? 7 मेंबर। और 7 मेंबर कहाँ के हैं? ये हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के, ब्रिटिश संसद के। ये आपको नोट करने वाली बात है, ब्रिटिश संसद के ये 7 मेंबर हैं। अध्यक्ष कौन हो रहा है? इसके अध्यक्ष बनाए गए सर जॉन साइमन। साइमन ने अध्यक्षता की, सर जॉन साइमन ने। अब एक चीज और देखिए, अध्यक्ष हमने बताया कौन है? साइमन कमीशन। 1927 की जो कमेटी बनाई गई उसमें कितने लोग हैं? 7। ये 7 याद कर लीजिए। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या करना था? 1919 के एक्ट की समीक्षा और संवैधानिक सुधारों पर सुझाव देना। ये इतने फीचर आपको याद होना चाहिए। अब इस 1927 का जो कमीशन आता है, इस कमीशन के पूरे भारत में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहे हैं। विरोध का कारण क्या है आप जान लें। आखिर भाई ये भारत में संवैधानिक सुधार के लिए आ रहा है, तो विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? इसका कोई कारण तो होना चाहिए। जी हाँ, इसके विरोध का कारण ये है कि जो संवैधानिक सुधार हमारे भारतीयों को चाहिए, वो जो समिति बनाई गई उसमें केवल अंग्रेज ही रहेंगे, भारतीय क्यों नहीं है? ये पहला प्रश्न था कि क्या हम भारतीय इस योग्य नहीं हैं कि हम भी संवैधानिक सुधार की समिति में भाग लें? या फिर दूसरी बात ये कि जो आप हमको सुधार करेंगे, हमारे अंदर सुधार के लिए समीक्षा कर रहे हैं, उसमें भारतीय क्यों नहीं? दूसरी चीज़, जो 1919 के एक्ट की जो कमियां हैं वो आप ही बताएंगे या हम भी बताएंगे? यानी इसमें सीधी बात, जो इंडियन इनपुट है, इसे उन्होंने शामिल ही नहीं किया, पूरी तरह से डिनाई कर दिया। और जब ये डिनाई कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, इस बात को लेकर भारतीयों में रौष उत्पन्न होता है। और लोगों ने कहा कि जहाँ जहाँ साइमन कमीशन जाए, जिस क्षेत्र में जाए, क्षेत्र का जायजा करने के लिए, मुआयना करने के लिए, वहाँ पर साइमन गो बैक के नारे लगाए जाए कि साइमन गो बैक के नारे लगाए जाए। और इसी संदर्भ में देखेंगे पूरे भारत में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। और ये जो आपको साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे, कौन था? हमने बताया उनका नाम क्या था? उनका नाम था सर जॉन साइमन। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, इसमें कितने सदस्य थे? 7। 7 के नाम आपको याद होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें एक नाम आपको जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कौन? क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली भी इसमें एक सदस्य थे, और हैरी लेब लॉरेंस भी एक सदस्य थे। तो आपको नाम जानना महत्वपूर्ण नहीं। 7 हैं, 3 तो हो ही गए, 4 और बचे हैं, कोई जरूरी नहीं नाम जानना। अध्यक्ष आपको जानना होगा कि अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी क्या? उनका नाम है सर जॉन साइमन ने अध्यक्षता की थी, और इन्हीं के नाम पे साइमन कमीशन की। ठीक है। 7 सदस्य कैसे थे? विदेशी थे, फॉरेनर थे। कहाँ के थे? ये ब्रिटेन के एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य थे। और इन्होंने भारत में सुधार के लिए 1927 में आना शुरू किया। और ये जब आते हैं तो जगह जगह देखेंगे पूरे भारत में इनका विरोध हो रहा है। विरोध में आप देखेंगे लखनऊ में विरोध कर रहे हैं पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू विरोध कर रहे हैं। और पंजाब के क्षेत्र में विरोध हो रहा है, लाहौर के क्षेत्र में देखेंगे इनका विरोध कर रहे हैं लाला लाजपत राय। और जब इसका विरोध हो रहा है तो इस विरोध को हर बार की तरह अंग्रेज पूरी तरह से कुचलने के लिए तैयार है। अंग्रेज पूरी तरह से इनका दमन कर रहे हैं, कुचलने के लिए पूरी अपनी एड़ी से चोटी लगा दे रहे हैं। इसी दौरान आप देखेंगे लाला लाजपत राय के ऊपर, जो लाहौर में अधिवेशन कर रहे थे लाला लाजपत राय, उनके ऊपर अंग्रेजों ने बड़ी ही बर्बरता से दमन किया। समय था 17 नवंबर 1928 का। लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन गो बैक के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे, और अंग्रेजों ने यहाँ पर भयंकर लाठीचार्ज की। यानी इतनी लाठियाँ बरसाई कि यहाँ पर जगह जगह लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो गए।
इसी संदर्भ में हमारे एक नेता जो आधुनिक भारत में बड़े ही महत्वपूर्ण है, जो नेशनल मूवमेंट में बड़े ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय यहाँ पर बड़ी ही बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, बड़ी ही बुरी तरह से घायल होते हैं, और घायल करने में, इन पर लाठीचार्ज करने पर दो लोगों का नाम आता है। एक नाम आता है सैंडर्स का और दूसरा नाम आता है स्कॉट का। इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। आप देखेंगे आगे चलकर सैंडर्स की हत्या भगत सिंह कर देंगे। ये आगे हम जब क्रांतिकारी आंदोलन की बात करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप केवल संदर्भ समझिए। देखिए, सैंडर्स की बहुत बुरी तरह से लाठी चलाता है लाला लाजपत राय पर, और उसके सहयोगी था स्कॉट, और परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, जो भारत के लिए एक नेशनल मोमेंट में एक दुखद खबर थी। इसके अलावा देखेंगे तो अब जो रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट की जो सुधार करने की बात इन्होंने की, इस जो साइमन कमीशन ने, इसने अपनी रिपोर्ट दी 1930 में। 3 वर्षों तक इन्होंने अध्ययन किया। 3 वर्षों के अध्ययन के बाद इसने अपनी रिपोर्ट 1930 में दी। और इसमें क्या हुआ, इसमें क्या कुछ बहुत बड़ा सुधार इन्होंने किया? जी नहीं दोस्तों, इस रिपोर्ट में कोई बहुत बड़ा विशेष सुधार नहीं किया, कोई विशेष इन्होंने सुधार नहीं किया। क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं। 2-1 चीज़ें देखिए। पहला, उन्होंने कहा कि जो वोटिंग राइट है, जो मताधिकार का अधिकार है, इस अधिकार को बढ़ा दिया जाए। कितना? क्या बहुत बड़े पैमाने में बढ़ाया जाए? जी नहीं, वो बहुत ही छोटे पैमाने बढ़ाने के लिए कहते हैं कि पहले 3% अधिकार क्षेत्र हुआ करता, 3% वोटिंग राइट था, अब इसे बढ़ाकर 15% किया जाए। यहाँ पर सार्वभौमिक वोट की बात नहीं कर रहे हैं, सबके लिए वोट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल 3% से 15% करने के लिए केस कर रहे हैं। कौन वोट दे रहा था? उस समय जो अमीर लोग थे, जमींदार लोग थे, जो रियासतों के राजा थे, महाराजा, ये लोग वोट दे रहे थे। तो इनकी वोटिंग को, अधिकार को इन्होंने 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 15%। एक सुधार उन्होंने किया, बहुत बड़ा सुधार नहीं है, लेकिन उस समय के लिए एक अच्छा सुधार था। दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं? एक तो ये कर रहे हैं, दूसरा इन्होंने किया कि जो बर्मा है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। बर्मा को भारत से अलग करने का सुझाव दिया। तीसरा क्या कर रहे हैं कि बंगाल से एक तरफ बिहार को और दूसरी तरफ उड़ीसा को हटा दिया जाए। तो आप देखेंगे इस सुधार को, ये जितनी सुधार आपको दिख रही है, इस सुधार को आगे 1935 के एक्ट में लागू कर दिया जाएगा, लेकर आया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया? इस सुधार की केवल सिफारिश की थी, केवल एडवाइस दी थी, सलाह दी थी। इस सलाह को आगे 1935 के एक्ट में मान लिया जाता है। लेकिन अभी इस सुधार को लेकर, जो सुधार इन्हें रिपोर्ट दी, इस पूरे साइमन कमीशन को लेकर पूरे भारत में रोष फैला हुआ था, नाराजगी थी, एक अलग नाराजगी फैली हुई थी। इसी संदर्भ में आप देखेंगे एक व्यक्ति का नाम आता है। जब ये विरोध कर रहे थे तो विरोध में एक व्यक्ति है जो कहते हैं कि आप इतना विरोध कर रहे हैं, अगर आपके पास ही कोई साझा एजेंडा हो, कोई साझा एजेंडा हो तो प्रस्तुत करके दिखाओ, तो मैं मान लूँ कि हम लोग गलत हैं। और ऐसा कहने वाला भारत का सचिव था, भारत सचिव था, जिसका नाम था लॉर्ड बर्कनहेड। क्या नाम था? बर्कनहेड। इस बर्कनहेड ने चैलेंज दिया संपूर्ण भारत को, कहा अगर आपके पास कोई साझा लक्ष्य हो, कोई साझा उद्देश्य हो तो आप प्रस्तुत करके दिखाओ। उनका ये मानना था कि भारत इतनी विविधताओं से भरा हुआ है, कोई साझा लक्ष्य ये हासिल ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज इनसे समझते थे कि यहाँ पर जो मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो अन्य लोग हैं, ये अपने आप में साझा लक्ष्य पा नहीं सकते, क्योंकि सबकी डिमांड अलग अलग थी। इस समय बहुत सारे दल भी थे। इसी संदर्भ में देखेंगे, जब इस चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार किया तो सबसे पहला काम होता है कि ये अपना साझा एजेंडा लाने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। क्या करते हैं? ये सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं। सर्वदलीय बैठक, कांग्रेस की बात चल रही है। अभी आप आज की खबर में देखा होगा कि सोनिया गांधी को अनिश्चित काल तक के लिए उन्हें अध्यक्ष पद घोषित कर दिया गया है, अंतरिम। तो ये कांग्रेस में बहुत दिनों से चलता हुआ आ रहा था। तो यहाँ पर भी बैठक बुलाई जाती है सर्वदलीय।
सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है किस उद्देश्य से कि जो साझा लक्ष्य है उसे हम कैसे रखें। तो इसमें आप देखेंगे सोनिया गांधी की चर्चा हमने ऐसे ही आप लोगों से कर दी, ये यहाँ से कोई लेना देना उनका नहीं है। तो देखिए साझा लक्ष्य प्रस्तुत करने के 3 मीटिंग हुई। कहाँ कहाँ हुई? पहली मीटिंग होती है दिल्ली में, दूसरी होती है मुंबई में या बम्बई में, बॉम्बे में, और तीसरी होती है लखनऊ में। और ताज्जुब की बात है या नोट करने वाली बात है कि इन तीनों मीटिंग के जो अध्यक्ष थे वो थे एम.ए. अंसारी। तीन मीटिंग हुई, तीनों की मीटिंग के जो अध्यक्ष हुए एम.ए. अंसारी हुए। और इस एम.ए. अंसारी ने अपनी फाइनली इस मीटिंग के बाद निर्णय पर जब पहुँचे, वो निर्णय क्या था? वो निर्णय था कि एक समिति बनाई जाए, एक समिति का गठन किया जाए। तो ये बात हुई कि समिति का गठन समिति करेगी क्या? उन्होंने कहा कि ये समिति एक रिपोर्ट देगी, एक खाका तैयार करेगी अंग्रेजों के समक्ष, जिसकी मांग को हम लेकर अडिग रहेंगे, हम मांगेंगे। तो बात तो ठीक हुई। अब हुआ क्या? उस समिति के अध्यक्ष बनाए गए नेहरू। कौन नेहरू? जवाहरलाल नेहरू जी नहीं। जवाहरलाल नेहरू उस समय बहुत ही बच्चे थे, कम उम्र के थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू के साथ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आप अभी नेहरू रिपोर्ट नाम से यूट्यूब पे सर्च कर लें तो आप देखेंगे इमेज के साथ मैक्सिमम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर क्या बताया है? जवाहरलाल नेहरू का फोटो लगाया है, जिससे पहली जो इमेज आपके दिमाग में बनेगी कि नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू ने दी। एकदम बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, जरा सा भी लापरवाही मत कीजिएगा। मोतीलाल नेहरू हैं जो जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं। ये मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट दी थी, कौन सी? 1928 में। इस रिपोर्ट के इस समिति के अध्यक्ष बनाया गया। किस समिति की? जो सर्वदलीय बैठक में एक समिति बनाई गई, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका ऑब्जेक्टिव था कि एक साझा एजेंडा प्रस्तुत करना और जो आपकी डिमांड हो उसे आप मांगें। अब ये रिपोर्ट 1928 में आती है। कौन दे रहा है? मोतीलाल नेहरू जी। और इस जो सदस्य थे इसमें कितने लोग थे, अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो आप देखेंगे इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण नाम आपको बता दें जो आपको जानना है। एक है तेज बहादुर सप्रू, TBS, तेज बहादुर सप्रू हैं। दूसरे हैं सुभाष चंद्र बोस। तीसरा नाम आपको मिलेगा जयकर का। और चौथा नाम आपको मिलेगा इमाम अली का। तो ये 4 नाम आपको बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ये 4 अन्य सदस्य थे, इनके अलावा और भी अन्य सदस्य थे, लेकिन इन 4 सदस्यों का नाम आपको याद होना होगा, आपकी जबान पे होनी चाहिए, जिससे आप पकड़ सकें। लेकिन एक चीज़ और, ये 5वां जो व्यक्ति इसमें कौन है? वो है स्वयं मोतीलाल नेहरू। इसे आप जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू मत समझिएगा, पंडित मोतीलाल नेहरू हैं। ठीक है, आइए। तो आपको हमने क्या बताया? जो नेहरू रिपोर्ट किस उद्देश्य से आई है, किसने बनाई, कैसे आई, इसकी कहानी हमने बताई। इसमें सदस्यों की हमने चर्चा कर दी, इसका उद्देश्य क्या था। तो अब देखेंगे नेहरू कमेटी जो है, जो नेहरू समिति है, ये नेहरू समिति इन्हीं उद्देश्यों के साथ अपनी रिपोर्ट देती है 1928 में। और इसी कारण से इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट 1928 के नाम से जाना जाता है। इस नेहरू रिपोर्ट ने अंग्रेजों के सामने कुछ तत्कालीन मांगे रखी। कौन कौन सी मांग रखी, ये जानना महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे सबसे पहले इन्होंने कहा, पहले इन्होंने मांग प्रस्तुत की कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, हमें तत्काल डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, और इसके लिए हम जरा सा भी समय आपको नहीं देना चाहते। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कही? दूसरी इनकी मांग क्या थी? दूसरी मांग थी कि जो प्रांत हैं, यानी जो प्रोविंस हैं और जो केंद्र हैं, इनमें उत्तरदायी शासन यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस की स्थापना की जाए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना की जाए। ऐसे शासन को स्थापित किया जाए जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। और इसी के साथ उन्होंने कहा, और जो अवशिष्ट शक्तियां हो वो केंद्र में रखी जाए, राज्यों को ना दी जाए, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में दिया जाए।
वर्तमान संविधान में आप देखेंगे कि अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में रखा गया है, इसी की एक छाप मानी जा सकती है उसे। तीसरा क्या है, तीसरी उन्होंने क्या डिमांड की, दो डिमांड आपने समझी कि डोमिनियन स्टेटस चाहिए और जो प्रांत और जो केंद्र है इनमें उत्तरदायी शासन हो और केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ दी जाएं। तीसरा क्या महत्वपूर्ण है, तीसरा उन्होंने 19 मानवाधिकारों की मांग की थी। और जो आप देख रहे हैं समानता, स्वतंत्रता, भेदभाव न होना, ये सब अस्पृश्यता, ये सब 19 मानवाधिकार उसमें पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में ही बता दिए थे और जिन्हें हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं, आपसे यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा कौन सा था कौन सा नहीं था, क्योंकि ये जीएस के भाग से बाहर है। तो तीन आपने समझे कौन कौन, डोमिनियन स्टेटस, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में हो और प्रोविंस और सेंटर में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। तीसरा, जनता के लिए जो ह्यूमन राइट की बात उन्होंने की। इसके अलावा जो चौथा उन्होंने अपनी बात की, वो चौथे की आप बात कर लें। जो फोर्थ पॉइंट में उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र होगा हमारा वो धर्मनिरपेक्ष होगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना की जाए, इसकी उन्होंने बात की। और पांचवा उन्होंने क्या किया, पांचवा इनकी फिफ्थ डिमांड क्या थी, ये कहते हैं कि जो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन है इसे समाप्त किया जाए। और उन्होंने कहा इसके जगह बल्कि आरक्षण सिस्टम को लाया जाए। आरक्षण की ये समर्थन कर सकते हैं, लेकिन ये मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन को स्वीकार नहीं करेंगे। इस आधार पर देखेंगे तो एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि 1916 में जो गलती कांग्रेस ने की थी उस गलती को सुधारने का काम नेहरू रिपोर्ट ने 1928 में किया। इस तरह से प्रश्न आपको घुमा के पूछे जा सकते हैं। क्या 1916 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लखनऊ में, तो 1916 में देखेंगे कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया था। ये एक बड़ी गलती थी जिसकी वजह से आप देखेंगे अलगाववाद, सांप्रदायिकता और राष्ट्र सिद्धांत की भावना लोगों में बढ़ रही थी और इसी को उन्होंने समाप्त करने की बात की, इस गलती को उन्होंने सुधारने की बात की। ये पांचवा था। यानी पांचवा क्या था कि जो आपका चुनाव है, जो पृथक निर्वाचन चुनाव है, इस चुनाव को हटाकर आरक्षण सिस्टम लाया जाए। छठवां क्या था, पांच आपने देखे, छठवां देखिए, उन्होंने कहा जो भाषा है राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया जाए। और देखिए सातवां उन्होंने क्या किया, और सेवंथ नंबर पर उन्होंने कहा कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाए। क्यों जरूरी ये था, क्योंकि अब तक जो अपील, जो संघीय न्यायालय था, जो अंतिम डिसीजन दे रहा था, वो ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल के माध्यम से दिया जा रहा था, अतः लोगों तक न्याय पहुंचना कठिन हो गया था। तो ये डिमांड कर रहे हैं कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया जाए। और ये संघीय न्यायालय कैसा होगा, ये संघीय न्यायालय होगा अंतिम न्यायालय, ये फाइनल होगा। यहाँ की इसके डिसीजन की जो अपील होगी प्रीवी काउंसिल में नहीं की जा सकती। और उन्होंने क्या किया, ऐसे बहुत सारे इन्होंने जो सिफारिशें थी रखी, तो 7 हमने बताई, 7 के आगे और बताते हैं, 8वीं बताते हैं। 8वीं उन्होंने क्या कही, एक दो और बता देते हैं। 8वीं उन्होंने क्या कही, 8th उन्होंने कहा कि जो सिंधु है और जो बलूचिस्तान है इन दोनों को अलग कर दिया जाए, एक साथ न रहे। और 9वां इन्होंने क्या कहा कि जो देसी रजवाड़े हैं, जो देसी राजे रजवाड़े हैं, इन्हें मिलाकर, इनको समाप्त करके एक सशक्त संघ बनाया जाए, एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की जाए, संघ की स्थापना की जाए। ये उनकी प्रमुख रिपोर्ट में जो उनकी मांगे थी, किसकी, मोतीलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मांग नहीं है। बार बार आपको कह रहे हैं, 1000 बार कह रहे हैं कि आप इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू मत मारिएगा। ये है मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाप यानी पिताजी। अब देखिए ये उनकी डिमांड थी, इतनी मांग थी। इस मांग को लेकर भी पूरा जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे 2 भागों में बढ़ जाते हैं, 2 भाग में बढ़ जाते हैं। वो कौन से हैं, जब 2 भाग में बढ़ते हैं वो कौन से, पहला पार्ट होता है मोहम्मद अली जिन्ना का, एमजी गांधी, महात्मा गांधी मत समझिएगा, यह है जिन्ना। पहला भाग है मोहम्मद अली जिन्ना का। ये क्या कह रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना ने
जब मुसलमानों की पृथक निर्वाचन मांग को इन्होंने ठुकराने की बात की तो मोहम्मद अली जिन्ना इससे बड़े नाराज हो गए। उन्होंने क्या कहा, इतनी नाराजगी ज़्यादा हो गई मोहम्मद अली जिन्ना की, आप यहाँ देख रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना इतने नाराज हो गए इस बात को कि उन्होंने अपनी 14 सूत्री स्वयं मांग रख दी कि हमें इन 14 सूत्री मांग हमारी पूरी की जाए। और 14 सूत्री जब मांग उन्होंने रखी, आप देखेंगे कब रखा, अगर आपको याद होगा तो ये 1929 में रखेंगे, क्योंकि 28 में तो रिपोर्ट आई, उसके बाद एक साल बाद 1929 में उन्होंने 14 सूत्री मांग रखी। 14 सूत्री मांग पे जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस ने ध्यान ही नहीं दिया इनके, कहते चलिए ठीक है ऐसे ही कह रहे हैं। जब इस बात को जब इन्हें इग्नोर किया जाने लगा, इनकी डिमांड पर ध्यान नहीं दिया, तो जो जिन्ना है ये इनका रुख बदल जाता है, ये अलगाववादी हो जाते हैं। इनका जो बिहेवियर है, इनका जो स्वभाव है, ये अलगाववादी हो गए और इसका परिणाम आगे चलकर देखेंगे विभाजन में बदला। अब इसके अलावा ये तो जिन्ना की प्रतिक्रिया थी, इसके अलावा क्या और भी कोई प्रतिक्रिया है? जी हाँ, युवाओं की प्रतिक्रिया। दूसरा जो युवा वर्ग था वो किस बात को लेकर नाराज था? वो जो पहला प्रावधान किया गया डोमिनियन स्टेटस की, इस बात को लेकर नाराज था। वो क्या कह रहा था कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हम अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस नहीं मांगेंगे। ऐसा जो नाराजगी रखने वाला जो वर्ग था, इसमें 3 नेता प्रमुख हैं। पहला है जवाहरलाल नेहरू, जिनकी रिपोर्ट इनके पिता ने दी थी, उससे उनका बेटा ही नाराज हो गया। दूसरे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जो इस समिति में खुद शामिल थे। और तीसरे महत्वपूर्ण नाम है सत्यमूर्ति। इनके अलावा भी कई युवा इससे नाराज थे, लेकिन इन 3 नामों को आपको आपके अध्ययन करते समय इतिहास में जानना महत्वपूर्ण है, जनरल स्टडीज में। तो देखिए 3 लोग कौन नाराज है? एक मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल नेहरू, एक वही जो इस समिति में शामिल थे सुभाष चंद्र बोस, और तीसरे हैं सत्यमूर्ति। ये तीनों लोग नाराज थे। इनका मांग क्या थी? इनकी मानना क्या था कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए। अब देखिए ये प्रश्न तो यहाँ से बनकर आता है क्या कि यहाँ पर पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग थी। और देखिए एक चीज और, पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं कौन? पहली बार कर रहे हैं पूर्ण स्वराज की मांग जो युवा हैं, जो युवा नेता हैं, वो नाराज कर रहे हैं। अब देखेंगे इसका परिणाम क्या हुआ। इसका परिणाम होता है युवाओं के इस दबाव का। युवाओं ने दबाव बनाने के लिए, आपको जानकारी के लिए बता दें, एक संगठन तक बना डाला था। और उस संगठन में आप देखेंगे उसका नाम था इंडिपेंडेंट इंडिया लीग। वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग अलग है, जिसे राज बिहारी घोष ने बनाया था, वो अलग है। एक है इंडिपेंडेंट इंडिया लीग, इसकी स्थापना की थी। इसमें 3 नाम प्रमुख हैं। कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू वही, दूसरे सुभाष चंद्र बोस, और तीसरा है श्रीनिवास अय्यर। इन लोगों ने मिलकर स्थापना की थी इंडिपेंडेंट इंडिया लीग। एक इससे मिलता जुलता और नाम है, आपको बता दें, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ये राज बिहारी बोस क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए बनाया गया था। ये दूसरा है। ओके, 1 मिनट ठीक है, आगे आइए, इसके आगे हम बात करेंगे। जब ये युवा वर्ग पूरी तरह से नाराज था, तो जो अगला कांग्रेस का अधिवेशन होगा 1928 में तो रिपोर्ट आ गई, 1929 का अधिवेशन होना बाकी था। 1929 का जो अधिवेशन हुआ नवंबर दिसंबर के आसपास, इस अधिवेशन में होकर अब दिसंबर में हो रहा 1929 में, ये होगा कहाँ? इस अधिवेशन में इन्होंने पूरी तरह से कांग्रेस को हाईजैक कर लिया। यानी हाईजैक करने का मतलब ये नहीं इसे उठा लिया, हाईजैक करने का मतलब यहाँ पर है पूरी तरह से दबाव बना लिया। और दबाव इतना अधिक उन्होंने बना लिया कि इसके दबाव की वजह से जो अधिवेशन हो रहा है 1929 का लाहौर में, ये देखें आप, लाहौर का अधिवेशन हो रहा है कहाँ पर? 1929 में हो रहा है कहाँ पर? लाहौर में। इस लाहौर के अधिवेशन में क्या कहा गया, इसकी हम बात करेंगे। लाहौर के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, आप जान लीजिए, जवाहरलाल नेहरू स्वयं अध्यक्ष बने। एक युवा वर्ग, एक युवा नेता वहाँ पर अध्यक्ष बनता है। और देखेंगे दूसरी बात, जो मांग थी, डिमांड थी, क्या हुई?
डिमांड इन्होंने कहा कि अगर साल भर के अंदर अंग्रेज़ों ने डोमिनियन स्टेटस नहीं दे दिया तो आगे हम पूर्ण स्वराज से कम पर किसी बात से समझौता नहीं करेंगे। अंग्रेज़ों ने पूरा इस मामले को पूरी तरह से इग्नोर किया। कांग्रेस ने पूरे 1 साल तक इसका इंतज़ार किया कि हो सकता है अंग्रेज हमें इस बात को लेकर, हमारे इस मांग को लेकर पूरा करें और हमें जल्दी ही पूर्ण स्वराज देने की बात करेंगे या डोमिनियन स्टेटस दे देंगे तो हम पूर्ण स्वराज की डिमांड बंद कर देंगे। समय आता है 31 दिसंबर का। अंग्रेजों ने इस बात से जरा सा भी जब समय पूरा हो जाता है साल भर का, अंग्रेजों ने इस बात पे चर्चा ही नहीं की। तो देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में दिसंबर 1929, कौन सी डेट है, 31 दिसंबर 1929 को ये रावी नदी के तट पर जाते हैं। कहाँ पर, नाम याद रखिए नदी का, रावी नदी के तट पर जाते हैं और वहाँ पर तिरंगा को फहराते हुए घोषणा करते हैं कि अब हमारा जो लक्ष्य होगा वो क्या होगा, पूर्ण स्वतंत्रता होगी या पूर्ण स्वराज होगा। और इन्होंने ही घोषणा की कि आज से 26 जनवरी को, हर 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस समय सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर एक भाषण देते हुए कहा था कि मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ और मेरी राजाओं महाराजाओं में कोई निष्ठा नहीं है। इससे देखेंगे उनकी समाजवाद की जो विचारधारा का जो प्रभाव था नेहरू पर, वो यहाँ पर दिखता है इस अधिवेशन में और इनके इस भाषण में। तो ये थी अब तक की कहानी लाहौर अधिवेशन की। अब तक हम कहाँ पहुँच चुके हैं, 1929 तक। एक बार हम खाका खींचें कि जहाँ से हमने बात की थी और वहाँ तक हमने अब तक क्या क्या देखा। अगर हम देखें तो हमने आपको पहले बताया था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वहाँ से लेकर सविनय अवज्ञा तक की जो घटना हो रही है, कहाँ से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से लेकर कहाँ तक, असहयोग आंदोलन से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच कौन कौन सी घटनाएं घट रही है, इनके बीच की घटनाओं पे हमारी चर्चा चल रही थी। अगर इसी बीच घटनाओं में हमने आपको बताया था क्या, 1923 का विशेष अधिवेशन, 1923 का स्वराज पार्टी का गठन, और उसके बाद हमने बताया 1924 का बेलगांव अधिवेशन, फिर हमने बताया आपको क्या 1927 का साइमन कमीशन, फिर हमने बताया क्या 1928 का नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद फिर हमने आपको क्या बताया 1929 का लाहौर अधिवेशन। इतनी चर्चा हमारी आपसे करनी थी, हमने आपसे की। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जब हम आपसे प्रक्रिया पे बात कर रहे थे नेहरू रिपोर्ट की, ये यहाँ पर जो नेहरू रिपोर्ट 1928 वाली जो प्रक्रिया पे बात कर रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको हमने दो बताया चीज़ें, एक चीज़ और मिस हो गई, इससे भी हम यहाँ पे आपको याद आया तो हमने सोचा बता दें, जिससे आपके फैक्ट कंप्लीट हो, पूरी तरह से जो आपकी जानकारी हो पूरी तरह से हो। जिन्ना नाराज हैं, और नाराज कौन है यहाँ पर, युवा वर्ग। इसका जो समर्थन करने के लिए आते हैं वो कौन कौन समर्थन कर रहे हैं, किस चीज़ का, डोमिनियन जो नेहरू रिपोर्ट है इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं साइमन कमीशन की। आप इस इमेज में आ जाएं तो और अच्छा होगा। यहाँ पर जो साइमन कमीशन अंग्रेजों ने का था, इस साइमन कमीशन में आप देखेंगे पूरा कांग्रेस विरोध कर रहा था, लेकिन इसमें दो नाम आपको मिलेंगे जो इसने साइमन कमीशन की सुधार जो समर्थन में आते हैं। एक महत्वपूर्ण नाम है B.R. अम्बेडकर का। भीमराव अम्बेडकर इस सुधार का समर्थन कर रहे थे। अब किस तर्क के साथ कर रहे थे, उनका तर्क था किसी दलियों जो दलित हैं उनकी स्थिति में सुधार आएगा। दूसरा नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, वो है पेरियार E.V. रामास्वामी। पेरियार E.V. रामास्वामी ये एक महत्वपूर्ण स्थानीय लोकल नेता हुआ करते थे। इन्होंने भी इस घटना का या इस कमीशन का समर्थन किया था कि कमीशन सही कह रही है, जो विरोध कर रहे हैं लोग गलत कर रहे हैं।
तो ये चीज़ आप देखेंगे, इतनी महत्व की चीज़ें थी जो आपको यहाँ से जाननी थी। तो आइए, जितनी हमने चीज़ें चर्चा की है उसकी हमने आपको एक खाका भी खींच कर दिखाया है कि हमने बात की 1923 की स्वराज की, हमने बात की 1924 में बेलगांव अधिवेशन की, हमने बात की 1927 के साइमन कमीशन की, हमने बात की 1927 के साइमन कमीशन के बाद हमारी आपसे बात हो चुकी है 1928 के नेहरू रिपोर्ट में, 1928 के बाद 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की, जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो इतनी पूरी डिटेल थी आज के वीडियो में जो हमें आपसे बात करनी थी। यानी अब आइए आपको थोड़ी बातें समझाने की कोशिश करें तो हो सकता है एक आध चीज़ और आपके काम को मिल जाए। यानी अब देखिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हो रहा है और 1920 में जो असहयोग आंदोलन हो रहा है, इसके बीच में जो घटना घटी, इसके बीच की जो घटनाएं घटी हैं वो कौन कौन सी थी, उसकी हमने चर्चा आपको यहाँ से यहाँ तक कर ली है। ये दो आंदोलन जो महात्मा गांधी के हैं, एक असहयोग और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बीच में जो घटनाएं चल रही थी इसकी तो हमने बात कर ली। हमने असहयोग आंदोलन की बात कर ली, लेकिन अगले वीडियो में बात करना है सविनय अवज्ञा आंदोलन का, जो कि बड़ी डिटेल में हम बात करेंगे। नो डाउट आपको हम बता दें कि हम जरा सा भी इसमें लापरवाही नहीं कर रहे हैं, बहुत ही डिटेल में चर्चा कर रहे हैं ये टू जेड चीज़ की। तो देखिए, जो आपको इसके बीच की चीज़ें थी उसकी आपको हमने पूरी डिटेल में खाका खींचा, जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने बताई। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जो 1930 से चलाया जाएगा 1934 तक। यहीं पर थोड़ी सी आपको यहाँ पर हम इंट्रो दे दें उस सविनय अवज्ञा आंदोलन की, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम एक शॉर्ट नाम देते हैं CDM। CDM दो भागों में चलाया जाएगा। कौन कौन से दो भाग? पहला भाग होगा 19 अप्रैल 1930 से लेकर 1931 तक। डेट होगी 5 मार्च 1931 तक। यह 5 मार्च 1931 में क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि इसी डेट पे होती है गांधी इरविन पैक्ट। महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच समझौता होता है और ये पहला चरण का जो आंदोलन था समाप्त होता है। इसके बाद होता है गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन का जो निष्कर्ष होता है, यहाँ पर कांग्रेस को निराशा हाथ लगती है, कोई बड़ी सुधार नहीं होती। इसके बाद गांधी वापस आते हैं, फिर ये अपने दूसरे आंदोलन की तरफ मूव करते हैं, जो ये चालू करते हैं कब? ये चलाते हैं 1932 से लेकर, कलर चेंज करते हैं, रेड में आ जाइए। जो दूसरा आंदोलन चलाते हैं ये चलाते हैं 1932 से लेकर 1934 के बीच में। जनवरी 1932 से स्टार्ट करते हैं। इसके बीच में दो घटनाएं और आपको सामने मिलेंगी। जो दूसरा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, यानी CDM पार्ट 2 है। CDM पार्ट 1 पार्ट 2 में हम बात करें तो CDM पार्ट 2 की बात करें, इस पार्ट 2 में भी दो घटनाएं महत्वपूर्ण आपके सामने आएंगी। पहला यहाँ पर होगा एक मैकडोनाल्ड अवार्ड। ये होता अगस्त 1932 में आता है भारत में, और उसके बाद गांधी जी का अनशन होता है। गांधी जी का अनशन क्यों? गांधी और अंबेडकर के विवाद यहाँ पर चरम पे पहुँचते हैं और गांधी यहाँ पर हरिजनों के लेकर अपने अप्रोच को लेकर वो अनशन करते हैं। यहाँ पर पूरा पैक्ट होता है गांधी और BR अम्बेडकर के बीच। तो इस चीज़ों की आपको एक एक तह में हम बात करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा, जो पहले वीडियो में यहाँ बात करेंगे कि जो CDM पार्ट 1 है, CDM 1 है, इसकी हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए जितनी चीज़ हमारे पास PPT है उसकी हम देख लेते हैं क्या क्या PPT में दिया गया है। देखिए, हमने साइमन कमीशन की बात की। साइमन कमीशन के बारे में हमने बताया कि 1927 में आता है, रिपोर्ट 1930 में आई है। इसका ऑब्जेक्टिव था 1919 के एक्ट की समीक्षा करना और सामाजिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट देना। दूसरी जो चीज़ आपको जाननी है, सभी सदस्य ब्रिटिश संसद के थे, भारतीय इसमें नहीं थे। 7 सदस्यों की एक कमेटी थी। इसी कारण से आप देखेंगे यहाँ पर भारतीय विरोध कर रहे हैं और नारा दे रहे हैं साइमन गो बैक, साइमन गो या साइमन गो बैक का प्रदर्शन पूरे भारत में कई जगह हो रहा है। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं, लाला लाजपत राय लाहौर में कर रहे हैं, और यहाँ पर बड़ी बुरी तरह से इनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। 2 लोग लाठीचार्ज करते हैं, सैंडर्स और स्कॉट, जिसकी वजह से बुरी तरह से घायल होते हैं और इनके घायल होने के बाद इनसे इनकी मृत्यु हो जाती है। आप देखेंगे वो समय था 15 नवंबर 1928 का।
अब यहाँ से आगे क्या था, इसके बाद ये जो रिपोर्ट इन्होंने दी, इस रिपोर्ट में कोई बड़ा सुधार नहीं किया। सुधार में आप देखेंगे क्या उन्होंने किया, क्या चीज़ उन्होंने की। एक तो सुझाव दिया कि जो वोटिंग राइट है उसे बढ़ाया जाए, 3% से 15% कर दिया जाए। दूसरी ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए और बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया जाए। और देखेंगे जो ये लाहौर में जो आंदोलन हो रहा था, जो सैंडर्स ने बड़ी बुरी तरह से मारा था लाला लाजपत राय को, इसका बदला भगत सिंह इनसे लेते हैं आगे चलकर। इसके बाद लॉर्ड बर्कन का एक जिक्र हमने किया था। लॉर्ड बर्कन हेड जो भारत का सचिव था, इन्होंने एक चुनौती पेश की भारतीयों के सामने। उन्होंने कहा कि भारतीय अपना एक कॉमन एजेंडा, एक समन्वय, एक सम्मिलित एजेंडा प्रस्तुत करें जिससे सरकार उस पर विचार करने, सुधार के लिए विचार करेगी। तो इसके लिए 3 सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, बम्बई, दिल्ली, बम्बई और लखनऊ में। तीनों के अध्यक्ष हुए एम.ए. अंसारी और उन्होंने समिति इस बैठक के बाद एक समिति का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। और इसमें अन्य सदस्य थे, आप देखेंगे तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, जयकर, इमाम अली, जयकर के अलावा और अन्य लोग भी थे। इस कमेटी ने रिपोर्ट दी 1928 में। रिपोर्ट के कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन बिंदुओं की हमने आपसे चर्चा की है। जो पहला बिंदु आप देखेंगे यहाँ पर था कि तत्काल डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, प्रांतों और केंद्रों में उत्तरदायी शासन की स्थापना किया जाए, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी जाए, जनता के लिए 19 मानवाधिकारों की बात इन्होंने की। और बात करते हैं राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष रखा जाए, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन को समाप्त कर दिया जाए और आरक्षण की सिफारिश उन्होंने की। भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन किया जाए, जो भाषा की डिमांड की वजह से अलगाव हो रहा है इसे समाप्त किया जाए। और साथ ही साथ भारतीय के लिए संघीय न्यायालय की बात की, उन्हें प्रीवी काउंसिल को समाप्त करने की बात की। कहाँ पर? भारत में, यानी भारत का अंतिम न्यायालय संघीय न्यायालय ही होगा जिसकी स्थापना करने की उन्होंने बात की। इसके बाद सिंधु को बलूचिस्तान से अलग करने की बात की और देसी रजवाड़ों और विदेशी और ब्रिटिश भारत में सब मिलाकर एक संघ बनाने की उन्होंने बात की। इसके बाद आप देखेंगे जो ये प्रतिक्रिया के रूप में जो नेहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रिया थी वो क्या थी। नेहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रिया के रूप में एक तरफ जिन्ना नाराज है, दूसरी तरफ युवा नाराज है। युवा क्यों नाराज है? युवा नाराज है कि जो डोमिनियन स्टेटस है ये हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। इस बात को लेकर 3 लोग महत्वपूर्ण से नाराज होते हैं। कौन कौन? इनमें आप देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति हैं। इन्होंने अपना लक्ष्य बताया कि क्या हमें पूर्ण स्वराज से कम कुछ स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में घोषणा की गई कि यदि 1 वर्ष के अंदर कांग्रेस को डोमिनियन स्टेटस नहीं मिल जाता तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम स्वीकार नहीं करेगी। 1 वर्ष का समय पूरा होता है, इसके आगे की बात हम बताएंगे, लेकिन पहले जिन्ना जी पे आ जाएं। जिन्ना भी इस बात से नाराज थे। जिन्ना को क्या था? जिन्ना को क्या डोमिनियन स्टेटस से नाराज थे? जी नहीं, जिन्ना डोमिनियन स्टेटस से खुश थे। वो नाराज थे मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन पद्धति को समाप्त करने की उन्होंने बात की थी, इस बात के लिए वो नाराज थे। वो मुसलमानों के लिए विशेष आरक्षण चाह रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि हमें विशेष आरक्षण चाहिए और साथ ही पृथक निर्वाचन भी चाहिए। वो 1929 में जिन्ना का रुख और बदल गया। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने 14 सूत्री मांग रखी और कांग्रेस ने इस मांग को पूरी तरह से स्वीकार कर दिया, नकार दिया, महत्व नहीं दिया। इस वजह से अलगाववादी हो गए और देखेंगे इनके अलगाववादी का परिणाम आगे चलकर भारत में बदलाव के अलगाव के रूप में या पार्टीशन के रूप में सामने आता है। अब जो युवा वर्ग नाराज था उसकी संतुष्टि के लिए आगे चलकर जो 1 वर्ष जब पूरा हो जाता है, जब ये डोमिनियन स्टेटस नहीं देते तो उनकी डिमांड के अनुसार लाहौर का अधिवेशन होता है, जहाँ पर जो समय होता है 1929 का, और यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। ये हो रहा है रावी नदी के तट पर और यहाँ पर साल भर जब पूरे हो चुके तो लक्ष्य उन्होंने बताया कि अब पूर्ण स्वराज है और पूर्ण स्वराज के लिए हम लड़ेंगे। इसके बाद 31 दिसंबर को उन्होंने वहीं पर मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू ने एक तिरंगा झंडा फहराया रावी नदी के तट पर और घोषणा की कि 26 जनवरी से रोज हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। गांधी जी ने को और इसके साथ ही वहाँ पर आंदोलन चलाने का आग्रह किया कि गांधी जी अब एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलाइए। गांधी इसके लिए बिल्कुल तैयार थे और नेहरू ने इन्हीं पर घोषणा की कि मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ, मेरी राजाओं और महाराजाओं में कोई निष्ठा नहीं है। ये बात वहाँ पर कह रहे हैं कौन? नेहरू ने। इससे आप देखेंगे नेहरू का जो चरित्र है वो वहाँ पर पता चल जाता है कि नेहरू कैसे हैं, समाजवादी हैं। और इनकी विचारधारा से आप देखेंगे जो उच्च वर्ग है कौन? जो बुर्जुआ क्लास है और डर जाता है।
के परिणाम होता है वहाँ पर। इसके बाद हमने आपसे जो बात की थी वो आपको बताया था कि हमारी चर्चा हो गई थी किससे, जो हमारा मूवमेंट था कौन सा, असहयोग आंदोलन 1920 का और 1930 का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यहाँ तक हमने बात कर ली। इसके बीच की घटनाएं कौन कौन सी थी आपको हमने पहले बताया कि हमने बात की थी स्वराज पार्टी की बात में जो 1923 में होता है। उसके बाद 1924 के कांग्रेस अधिवेशन की हमने बात की, 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की हमने चर्चा की। फिर महत्वपूर्ण जो था 1926 नहीं 1927, यहाँ पर साइमन कमीशन आता है। फिर 1928 के नेहरू रिपोर्ट की हमने बात की, फिर 1929 के लाहौर अधिवेशन की बात की। अब फिर हमारी जो चर्चा आ चुकी है वो आ चुकी है किस पर, वो आ चुकी है सविनय अवज्ञा आंदोलन पर, जिसकी हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे। चूँकि समय काफ़ी हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 9:48 हो चुके हैं, तो ये काफ़ी लंबा समय हो चुका है, लगभग 40-45 मिनट की क्लास आपके सामने चल चुकी है। तो दीजिए आज्ञा अपने मित्र रमेश चंद्र को, मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपको बता दें कि हम पर डे 3 सेशन लाइव लेकर आ रहे हैं। पहला सेशन हमारा लाइव हो रहा है क्योंकि कई बच्चे बार बार कमेंट दे रहे हैं, हम देख पा रहे थे कल, और देखेंगे उसमें पहला है 9 बजे लाइव हम आ रहे हैं सुबह, जहां पर हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास की। दूसरी बार हम लाइव आ रहे हैं आप लोगों के लिए 2 बजे। 2 बजे हम क्या चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश विशेष की हम चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद तीसरी बार हम फिर लाइव आ रहे हैं शाम को 8 बजे। 8 बजे क्या चर्चा हो रही है हमारी, 8 बजे हमारी चर्चा हो रही है करंट अफेयर पर, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। यहाँ पर हम करंट अफेयर से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों से। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। दीजिए आगे अपने मित्र रमेश को। जय हिंद, जय भारत।